किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उस बिजनेस में डिमांड को देखें और उस बिजनेस में ये देखें कि कैपिटल सॉरी कंपटीशन कितना है। तो अगर एक बिजनेस में डिमांड हो जिसमें आप काम करने का सोच रहे हैं और फिर उसमें कंपटीशन कोई इतना इस लेवल तक हो जिसको आप compete कर सकें somehow with a little difficulty even, तो वो बिजनेस आपके लिए वायबल समझा जा सकता है कि आपको उस बिजनेस में कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप कोई स्किल बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपको अगर उसमें 3-4 पार्ट्स उसमें सक्सेस के लिए आपको चाहिए, फॉर इंस्टेंस आपको स्किल चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए और आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए। तो फर्ज करें कि आपके पास वो रिसोर्सेज अगर ना हो या स्किल रिक्वायर्ड स्किल ना हो, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि एक तो उस बिजनेस को स्टार्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा उसमें आपकी कामयाबी के चांसेस भी जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह अमेज़न पे काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि जो जिस प्रोडक्ट में आप काम करने का सोच रहे हैं वो वायबल है या नहीं। इसी तरह जिस मार्केट में आप काम करने का सोच रहे हैं वो भी वायबल है कि नहीं। प्रोडक्ट वायबिलिटी को और मार्केट वायबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया आप कह लें या कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग मद्देनज़र रखते हैं, और उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जब हम कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है लॉस का या फेलियर का वो कम हो जाता है। ये नहीं कि ये जो फैक्टर आपके सामने लिस्टेड हैं आप इनको अगर मद्देनजर रखेंगे तो ये आपको 100% आप कह सकते हैं कि सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पिक करेंगे तो उसमें आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स डिराइव किए गए हैं ये ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस सेलर्स हैं उन्होंने डिराइव किए हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कैसे एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है या विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए ये अंडरस्टूड सी बात है कि आप जब भी कोई काम करेंगे आप उसमें एफर्ट्स पुट इन करेंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट पुट इन करेंगे, और इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स लगाने के बाद अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जिसे आप कामयाबी कह लें या प्रॉफिट कह लें, नहीं मिलेगा, तो आप अल्टीमेटली एक तो आप फाइनेंशियल लॉस में भी जाएंगे, दूसरा आपका एक इमोशनल लॉस भी हो जाएगा। इमोशनल लॉस, लैक ऑफ मोटिवेशन, या आपका कोई सेल्फ इमेज के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं क्योंकि वो आपके फेलियर से अटैच होते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपनी गट फीलिंग को यूज़ करें और गट फीलिंग को यूज़ करके आप फेलियर हों, आपको चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट को, जो भी उसके फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप उनको मद्देनजर रख लेना चाहिए आपको। अब जो चीज़ें प्रोडक्ट वायबिलिटी को इंश्योर करती हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है डिमांड। डिमांड में जैसे नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में। उसको चेक करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि उसकी सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, मंथली सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का अच्छा हो। मंथली सर्च वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? जब भी किसी प्रोडक्ट को बायर फाइंड करता है अमेजोन के ऊपर, तो वो दो तरह से फाइंड करता है। एक तो उसके पास अमेज़न की कैटेगरी की लिस्ट होती है, वो कैटेगरी की लिस्ट में जाता है और कैटेगरी की लिस्ट में जाके अपनी डिजायर्ड कैटेगरी में जाके उसको ब्राउज कर लेता है। और दूसरा तरीका उसके पास है सर्च बॉक्स का। सर्च बॉक्स में वो एक वर्ड लिखता है जिसे हम लोग कीवर्ड कहते हैं या सर्च टर्म कहते हैं। बाहर एग्जैक्टली जो लिखता है उसे हम लोग सर्च टर्म कहते हैं। तो सर्च बॉक्स में वो एक सर्च टर्म लिखता है और उस सर्च टर्म से मैच करते हुए फिर उसको प्रोडक्ट नजर आती हैं। तो हाई सर्च वॉल्यूम से मुराद ये है कि बायर जो सर्च टर्म अमेज़न के ऊपर टाइप करे, उस सर्च टर्म की कितनी जो ट्रैफिक है वो मंथली कितनी ट्रैफिक है उसकी। फर्ज करें कि एक सर्च है गार्लिक प्रेस, अगर गार्लिक प्रेस मंथली 3000 दफा सर्च हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको रेशियो दे दें, आप इसको 3000 टू, इसको आप अगर 10% रेशियो भी दें तो ये आई थिंक 300 बनेगा आपका। और 300 को अगर आप डिवाइड करें मंथ के ऊपर, तो तकरीबन आप समझ लें कि 10 सेल्स आपके पास दिन की आने के चांसेस हैं। तो ज़्यादातर जो बायर बाइंग करते हैं वो सर्च टर्म से करते हैं। कैटेगरीज के थ्रू बहुत कम लोग जाते हैं। जो लोग आते हैं वो डायरेक्टली पेज को ओपन करते हैं, पेज को ओपन करके वो सर्च टर्म का सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और वहाँ पे अपनी डिजायर्ड सर्च टर्म लिखते हैं।
सर्च टर्म में भी वो एक तो उनको प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, दूसरा उसका यूजेज लिखेंगे। जैसे पहला नाम उसका प्रोडक्ट का हो सकता है हुडीज, और दूसरा उसका यूजेज होगा फॉर मैन, या गार्लिक प्रेस फॉर गार्लिक क्रशिंग, कुछ इस तरह का कीवर्ड होगा। तो सबसे पहली चीज जो प्रोडक्ट वायबिलिटी में देखी जाती है वो है डिमांड। डिमांड को देखने के लिए ये देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट की सर्चेज हैं कि नहीं है। एक रीजनेबल सर्चेज जो कि आपको कम से कम कोई 10 एक सर्चेज, जिससे आपको तवक्को हो सकती है कि रोजाना की आपको 10 सर्चेज में सेल्स मिल जाएं, वो तकरीबन आप कह लें कि 3000 प्लस मंथली सर्चेज होनी चाहिए उसकी। अब अगर डिमांड होगी तो डिमांड से ये पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट होगा। तो डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन के डिसीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद ये है कि प्रोडक्ट वायबिलिटी में सेकंड फेज जो टर्म है वो है नॉन सीजनेबल प्रोडक्ट। नॉन सीजनेबल प्रोडक्ट क्या है कि वो सीजनल प्रोडक्ट्स आपकी जो सीजन्स होते हैं वहां पे बिकती हैं। लाइक आप अगर देखें तो हमारे यहाँ पे जब बड़ी ईद होती है तो वहाँ पे बारबेक्यू के जो आइटम्स हैं वो बिकना शुरू हो जाती हैं। और उस इवन आप लोग अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो तो जो आपके मसाला की आइटम है, मिर्चें हैं या टमाटर हैं, वो भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखें तो कुछ सेल्स हैं जो कि सिर्फ क्रिसमस में होती हैं, कुछ सेल्स हैं जो कि सिर्फ हैलोवीन में होती हैं। तो सीजनल प्रोडक्ट क्या है कि वो आपको थ्रू आउट पूरे साल में उसकी सेल नहीं मिलती आपको सिर्फ उसकी एक स्पेसिफिक टाइम में सेल्स मिलती है। तो सीजनल प्रोडक्ट भी अगर नहीं होगी तो वो आपका एक वायबल प्रोडक्ट होगी, क्योंकि सीजन में ये है कि आप थ्रू आउट द ईयर नहीं उसको आप अर्निंग कर सकते। डिजायर्ड गोल ये है कि आपका एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बने। तो कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए जरूरी है कि वो आपकी प्रोडक्ट सीजनल ना हो, वो उसको एक कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि सारा साल ही बिकती हो। देन उसके बाद ये है कि वो प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो। अगर प्रोडक्ट ट्रेंडी होगी तो वो भी आप मोमेंटेरली कुछ चीज़ें इन होती हैं लेकिन फिर आउट हो जाती हैं। जिसकी एक एग्जांपल फिजेट्स हैं आपके। और उसके बाद जैसे कोविड के मामला जब आए तो उसमें मास्क वगैरह की और सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो उसमें थोड़ा सा स्टेबल होना हुई चीज़ें शुरू हुई तो वो उसकी डिमांड उसके हिसाब से कम हो गई। तो ट्रेंडी और सीजनल जो है वो आपका एक कंसिस्टेंट जो इनकम सोर्स है उसको इंश्योर नहीं करते। तो आपको जब भी आप प्रोडक्ट को पिक करें तो आप ये देखें कि वो प्रोडक्ट आया फिजिबल, आया सीजनल तो नहीं, कहीं वो प्रोडक्ट ट्रेंडी तो नहीं, और उस प्रोडक्ट को पिक करें जो ना तो सीजनल हो और ना ही ट्रेंडी हो। और देन एक और चीज जो आपकी आएगी इसमें, जो इसी चीज को इंश्योर करेगी कि डिमांड आपकी प्रोडक्ट की है या नहीं, वो है उसकी रिकरिंग डिमांड। इसको आप ये नहीं कह सकते कि डिमांड आपकी है या नहीं। रिकरिंग डिमांड से ये चीज़ इंश्योर होगी कि आपको एक रिपीटेडली जो है ना सेल्स मिलती जाएंगी। रिकरिंग डिमांड उन प्रोडक्ट्स की होती है जो कि आपकी लो प्राइस आइटम होती हैं और एवरीडे यूज टाइप की प्रोडक्ट होती हैं। तो वो आपको एक दफ़ा से ज़्यादा भी जरूरत पड़ती है, लोग उसको बाज़ वक़्त गिफ्ट भी करना चाहते हैं। जो आपकी हैवी प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपका अगर आप फ्रिज ले लें, अगर आप इसी तरह कोई एलसीडी वगैरह या इसी तरह की चीज़ें ले लें, तो ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ले लें, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लोग वंस अगर बाय कर लें तो फिर वो उसको सालों बाय नहीं करते। उसमें प्राइस भी एक फैक्टर होता है। हाई प्राइस आइटम लोग फ्रीक्वेंटली बाय नहीं करते। तो आप जो प्रोडक्ट जिसको आप पिक करें उसमें आप ये देखें कि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड ओवर ओवर द टाइम रिपीटेडली होगी। तो डिमांड में आपकी सर्चेज आएंगी, सर्चेज नॉन सीजनेबिलिटी, नॉन ट्रेंडी, और उसकी रिकरिंग डिमांड हो जो कि एक दफा से ज्यादा बिक सके। उसके बाद जब प्रोडक्ट आप वायबिलिटी में जो चीज देखेंगे वो है उसकी ओवरऑल ईज। अल्टीमेटली जब आप बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो जैसे कहा भी जाता है कि कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं जितना कामयाबी को मेंटेन रखना मुश्किल है। तो आप बिजनेस तो सेटअप कर लेंगे, लेकिन उस बिजनेस को ओवरऑल उस बिजनेस में आपको ये देखना चाहिए कि उसमें क्योंकि आप तो अभी सिर्फ स्टेप इन कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई अटैचमेंट भी किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट अगर सोची है तो उसी में आप काम करें। ओवरऑल ईज अगर आपके पास होगी तो वो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो आपको ये भी देखना है कि चले एक प्रोडक्ट की डिमांड भी है, वो सीजनल भी नहीं है, वो ट्रेंडी भी नहीं है, और वो एक दफ़ा से ज़्यादा भी बिकती है, लेकिन क्या उसमें काम करना आसान है या उसमें काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं। उस चीज़ को कैसे देखेंगे हम लोग। उसमें अमेजोन पे कुछ कैटेगरीज हैं जो कि
गेटेड हैं, कुछ कैटेगरीज हैं गेट अनगेटेड हैं। तो अनगेटेड कैटेगरीज को आपको पहले, गेटेड कैटेगरीज को आपको पहले अनगेट करवाना पड़ता है, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एडिशनल वर्क है, तो इसमें आपको ये चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट को पिक करें तो वो आपकी अनगेटेड कैटेगरीज में से हो प्रोडक्ट। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप पिक करें वो एक कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि इजीली शिप भी हो सके। मतलब वो एक, अगर इजीली शिप हो सकेगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम, उसके में क्या आपको आसानियां आ सकती हैं कि आपको एक तो शिपिंग कॉस्ट कम होगी और उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। क्योंकि अगर आपकी हार्ड टू शिप आइटम होगी तो उसके लिए शायद आपके फ्रेट फॉरवर्डर आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स करें, आपसे कुछ और चीज़ें उनको रिक्वायर हो सकता है आपको कस्टम्स में भी कॉम्प्लिकेशंस आए। तो कोई जो प्रोडक्ट आप पिक करें वो इजी टू शिप भी होनी चाहिए। इजी टू शिप के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल साइज हो, स्मॉल साइज प्लस उसका वेट जो है ना वो लाइट वेट हो। स्मॉल साइज से ये है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एफबीए करेंगे तो आप प्रोडक्ट को अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवाएंगे और फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो आपको चार्ज करेगा बेस्ड ऑन योर साइज। और उसके बाद आपके जब आपकी स्मॉल साइज होगा तो उसकी शिप करना जो है वो, उसकी शिपमेंट चार्जेस भी कम होंगे और शिपमेंट चार्जेस के साथ जब स्मॉल साइज लाइट वेट आइटम जो है उसको शिप करना भी आसान होगा। तो ये सारा कलेक्टिवली जो स्मॉल साइज और लाइट वेट है आइटम का, ये सब कलेक्टिवली इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो कारोबार आपके लिए आसान कर देगा, दूसरा ये करेगा कि आपकी कॉस्ट को भी कट कर देगा। तो इसमें जो रेंज हमारे पास है वो है आइडियल 5 LBS की, कि 5 LBS तक प्रोडक्ट का वेट हो तो वो एक आइडियल प्रोडक्ट आप उसको समझेंगे। और ओवरऑल इसमें एक और पॉइंट जो हमारे पास है वो है लीगल इश्यूज का। अमेजोन पे जो भी बिजनेस सेल कर रहे हैं उनके पास ब्रांड भी हैं, उनके ट्रेडमार्क्स भी हैं, पेटेंट भी रजिस्टर्ड हैं। पेटेंट में तो आप जो प्रोडक्ट भी पिक करें वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन ना रिक्वायर्ड हो, जैसे हेल्थ एंड मेडिकल की है तो उसमें आपको FDA के सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद अगर किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जैसे हार्ले डेविडसन हो गया, आपके नाइकी हो गया, अल्पाइन स्टार हो गया, तो आप उस प्रोडक्ट को भी पिक ना करें जिसमें ट्रेडमार्क के इश्यूज हैं और पेटेंट के इश्यूज भी ना हो। अगर पेटेंट किसी ने डिजाइन पेटेंट करवा रखा है, किसी ने यूटिलिटी पेटेंट करवा रखा है, तो आप उसको चेक करेंगे और चेक करके फिर आप उस प्रोडक्ट को पिक नहीं करेंगे अगर वहां पे पेटेंट के मसाइल होंगे। ये सब कुछ आप क्यों करेंगे? ये सारे का सारा जो पहले स्टेप से डिमांड से लेके जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारे का सारा हमारे इस डिसीजन का हिस्सा है कि जो प्रोडक्ट हम पिक करें वो हमें एक स्मूथ और स्टडी बिजनेस का जरिया बने हमारा। तो उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होनी चाहिए ओवरऑल इसमें। उसके बाद डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आप करेंगे पिक वो आप उसको, आपने उसको बनवाना भी होगा। तो एक प्रोडक्ट आप ऐसी पिक कर लें जिसको बनवाना ही बहुत मुश्किल हो, जिसका मटेरियल ही ना मिलता हो, जिसके मैन्युफैक्चरर ही ना मिलते हो आपको, या जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम के बहुत इश्यूज आते हो, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। आपको वो प्रोडक्ट नहीं करनी चाहिए जो कि आप मैन्युफैक्चर ही नहीं करवा सकते। इसमें आपके कॉम्पिटेंसी के भी मसले आ सकते हैं। फर्ज करें आप खुद कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आप किसी प्रोडक्ट को अगर बनवाने की कॉम्पिटेंसी ही नहीं रखते तो आपको फिर उस प्रोडक्ट में भी नहीं आना चाहिए। आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको चूज करनी चाहिए जो कि आप इजीली मैन्युफैक्चर कर सके। इसीलिए जो आपको जहाँ पे जो सोर्सिंग के लिए कहा जाता है वो आपको चाइना से कहा जाता है कि आप अली बाबा के थ्रू सोर्सिंग करें। उससे उसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि वहाँ पे चेक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू जब आप बाइंग करेंगे तो आपके पैसे सिक्योर होंगे। और उसके बाद वहाँ पे बायर का भी एक माइंडसेट है, मतलब यहाँ पे हम लोग ज्यादातर जो है वो डंडा ड्रिवन कौम है। हम लोग किसी कमिटमेंट को उस तरह से ऑनर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ को पता है कि अगर आपने एक असाइनमेंट ली तो आपने उसको अगर इस टाइम तक डिलीवर करना है तो आपको आज के दिन ये काम करना पड़ेगा, कल के दिन ये काम करना पड़ेगा, परसों ये काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको करेंगे। और वो जो आपको टाइम देंगे वो उसमें एक हाई नंबर ऑफ सक्सेस के चांसेस होंगे, क्योंकि वो आपको उसी टाइम के अंदर अंदर दे देंगे। जब हम सोर्सिंग का पार्ट देखेंगे तो सोर्सिंग में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो सप्लायर हैं उनका ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी मेंशन्ड है। तो वो अगर एक बंदे का ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी मेंशन हो रहा है और मॉनिटर हो रहा है तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो चीज़ें कितनी अथेंटिक हो जाएंगी। तो जब आप प्रोडक्ट बनवाएं तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि इजी टू मैन्युफैक्चर हो। तो इजी टू मैन्युफैक्चर को भी हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो भी हम पिक करेंगे उसमें कुछ तो हमारे पास प्रोडक्ट को देख के अंदाजा आ जाएगा। फिर हम जब सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि
इसको मैन्युफैक्चर करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूटर हमारी प्रोडक्ट को, हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट के लिए जो एक कंट्रीब्यूटर होगा वो प्राइवेट लेबल पोटेंशियल होगा। प्राइवेट लेबल पोटेंशियल में ये चीज़ है कि आप उसको अपने ब्रांड के तौर पर लॉन्च कर सकें। प्रोडक्ट को जब आप अपने ब्रांड के तौर पर लॉन्च करेंगे तो बीइंग अ ब्रांड, आप एक प्रोडक्ट में अगर एक ही प्रोडक्ट लोग मल्टीपल पीपल सेल कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक ब्रांड से आती है, तो आप ब्रांड की अटैचमेंट के जरिए से उसमें से पैसे जो है वो एक रीजनेबल प्रॉफिट आप उसमें से चार्ज कर सकते हैं। इसकी मिसाल हमारी मार्केट में अवेलेबल है कि क्लोथिंग में अगर आप लोकल में आप जाएं तो वहां पे आपको चीज़ें जो हैं वो शायद आपकी ब्रांडेड आइटम से थोड़ी इनएक्सपेंसिव मिल जाती हैं और वहाँ पे लोग बार्गेनिंग भी करते हैं। लेकिन जब लोग किसी ब्रांड के पास जाते हैं तो वहाँ पे लोग बार्गेन भी नहीं करते और जो नॉर्मल प्राइस होती है उससे थोड़ा हाई भी बाय कर लेते हैं। वो इसी वजह से बाय करते हैं। डेफिनेटली उसमें उसमें एक्सपीरियंस भी आता है, उसमें क्वालिटी भी आती है। ये नहीं कि सिर्फ आप एक ब्रांड सेटअप कर लें और आप हाई चार्ज करना शुरू कर दें। लेकिन ये कि प्राइवेट लेवल अगर आपका होगा तो आप अपना ब्रांड सेटअप कर सकते हैं, ब्रांड अपना सेटअप कर सकेंगे, तो वो आपका एक सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम होगा जो कि मुश्किल हालात में भी कंपेटिटिव, इंतहाई कंपेटिटिव मार्केट में भी आपको एक कंसिस्टेंट इनकम देता रहेगा और वो आपका एक एसेट बनेगा। एसेट बनेगा, उसको आप चाहें तो आप उसको फ्लिप भी कर सकते हैं और प्राइवेट लेवल में आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन तमाम फैक्टर्स के बाद आपको, एक तो आपने ये देख लिया कि उसकी डिमांड है, ठीक है, दूसरा आपने ये देख लिया कि उसमें आसानी है उसमें आने के लिए हमें, तीसरा आप उसमें ये देखेंगे कि उसमें फीचर्स क्या क्या है। उस प्रोडक्ट के फीचर्स भी तो कुछ ऐसे होंगे जो कि इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ये प्रोडक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब उसमें जो फीचर्स हमारे पास डिराइव्ड हैं वो हैं, एक तो कुछ आपको बिल्कुल कॉमन सेंस है, जैसे अगर एक प्रोडक्ट आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप ग्लास बेचना शुरू कर दें तो आपको अंदाज़ा है कि ग्लास अगर कोई बंदा डेलिबरेटली ना भी उसको मिस हैंडलिंग करे तो चांस हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली डैमेज हो जाए। अब बायर तो इस चीज़ को नहीं से एक्नॉलेज करेगा। बायर के पास अगर टूटा हुआ ग्लास पहुंचेगा वो तो रिफंड कर देगा, वो कहेगा जी मेरे पास तो टूटा हुआ ग्लास आया। इसीलिए जब आप लोकल बाय मार्केट से भी बाय करते हैं तो वो आपको जो डैमेज वाली आइटम्स होती हैं वो पहले चेक करवाते हैं। वो आपको अगर ग्लास लेंगे तो आपको ग्लास सारे 6 के 6 ग्लास आपको चेक करवा देंगे, ये देख लें जी हम जब आपने हमसे लिया तब डैमेज नहीं था। आपके पास जाके डैमेज हो जाए तो वो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में जब तक कस्टमर के पास आइटम ठीक नहीं पहुंचती उस वक्त तक आपकी जिम्मेदारी होती है। तो फिर आप नॉन फ्रेजाइल आइटम जो है वो उसको पिक करें ताकि एक्सीडेंटल डैमेजेस ना हो। एक्सीडेंटल डैमेजेस नहीं होंगे तो वो आपको एडिशनल जो रिफंड्स आएंगे, क्लेम्स आएंगे, कम्युनिकेशन करना पड़ेगी, उससे बचाएगा आपको। अकाउंट के सस्पेंशन के मामला हो सकते हैं, वो नहीं आपके आएंगे, आपको वो कंट्रोल हो जाएंगे। फिर नॉन फ्रेजाइल अगर आइटम करेंगे तो वो आपका रिस्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका उसमें आपके ये जो एक्सीडेंटल डैमेजेस हैं वो नहीं रहेंगे। तो आप जो प्रोडक्ट पिक करें वो ऐसी प्रोडक्ट पिक करें जो कि नॉन फ्रेजाइल हो, इजीली ब्रेकेबल ना हो। उसके बाद जो प्रोडक्ट है आपकी, उसमें जो चीज़ उसके फीचर्स में आती है वो है उसकी वेरिएशन। वेरिएशन आपकी ये है कि एक प्रोडक्ट आपकी मल्टीपल चीज़ों, मल्टीपल शेड्स में या मल्टीपल फ्लेवर्स में अवेलेबल है। जैसे अगर आपकी एक शर्ट है तो वो मल्टीपल कलर्स में और मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल है। तो जो प्रोडक्ट आपकी अगर एक प्रोडक्ट आपकी 6 वेरिएशन में अवेलेबल है और आपको अगर उसी प्रोडक्ट की हर वेरिएशन की 100 की इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़े तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो प्रोडक्ट आप पिक करें उसकी जो वेरिएशन है वो कम से कम तीन मैक्सिमम 3 हो जाए। आइडियली इससे भी कम हो जाए तो अच्छा है, बल्कि अगर वेरिएशन ना भी हो तो मजीद सूटेबल है। लेकिन अगर आप वेरिएशन वाली किसी प्रोडक्ट को करना ही चाह रहे हैं तो आप लेस देन 3 होनी चाहिए लाजमी, 3 से ऊपर उसकी वेरिएशन ना हो। अगर वेरिएशन 3 से ऊपर होंगी तो आपकी अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ेगी और फिर डेफिनेटली ये आपके सारे के सारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। उसमें पीपीसी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, मैनेजमेंट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप जो प्रोडक्ट पिक करें वो आप उसकी वेरिएशन लेस देन 3 हो। अच्छा, ये प्रोडक्ट हम लोग, क्योंकि हमारे पास, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप एक इन्वेस्टर, जो आपके साथ काम करेगा वो एक इन्वेस्टर होगा। इन्वेस्टर का जो माइंड होता है वो ये होता है कि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करे और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम बेनिफिट ले ले। तो ये जो आपको क्राइटेरिया बताया जा रहा है ये आपको
सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए बताया जा रहा है। फर्ज करें कि आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है जो कि आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और वो 3 या इससे ज़्यादा अगर वेरिएशन में है, या फर्ज करें आपके पास इतना कैपिटल है जिसको आप लूज करना या उस पर एक्सपेरिमेंट करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप चाहें तो आप ज़्यादा वेरिएशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन आइडियली यही है कि ये जो क्राइटेरिया आपको लिस्ट करके बता दिया गया है, आप इसको फॉलो करें, और इसको फॉलो करके आप जिस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी योर आइडियल प्रोडक्ट। तो वेरिएशन उसकी लेस देन 3 होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप चूज करें वो बाय सी भी शिप कर सकें और बाय एयर भी शिप कर सकें। ये आपका वही आ जाएगा कि ये लेस कॉम्प्लिकेशंस हो आपकी। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि जिनमें जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं वो डेंजरस प्रोडक्ट की कैटेगरीज में आती हैं, जिसे हैजमेट कहते हैं। आप अगर गूगल करें तो ये डेंजरस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती हैं। तो जो प्रोडक्ट आप पिक करने जा रहे हैं वो हैजमेट फ्री भी हो, या आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जब आप उसको पिक करें तो वो हैजमेट फ्री प्रोडक्ट हो, और उसके बाद उस प्रोडक्ट में आपको एडिशनल सर्टिफिकेट ना रिक्वायर हो। एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायर होंगे तो आप जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे आप उसको लॉन्च नहीं कर सकेंगे, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम भी इंक्रीज होगा, उसके बाद आपकी हैसल बढ़ जाएगी। डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट अरेंज करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट में कोई मसला निकल आया आपके अकाउंट में भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपको एडवाइस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि कम से कम कॉम्प्लिकेशन में पढ़ के आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो अगर आप कम से कम कॉम्प्लिकेशन में पड़े बगैर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो इट इज हाईली एडवाइज कि आप ये जो प्रोडक्ट आपको जो चीजें बताई जा रही हैं आप इनकी बेसिस पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। अच्छा, प्रोडक्ट आपने ये सारी की सारी जो हम लोगों ने सो फार जो चीजें डिस्कस की हैं, आप उसको कह सकते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट वायबिलिटी का पार्ट बनती है। लेकिन उसके बाद आपकी मार्केट वायबिलिटी भी आपने चेक करनी है, जो कि आपका समझ लें कि कंपटीशन है। ये ऊपर वाले पार्ट्स तो चलें ठीक है जी, डिमांड आ गई आपके पास, लेकिन अब ये देखना है कि क्या उस डिमांड उसमें हम लोग सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अमेजोन पे आपकी सक्सेस जो है या किसी भी मार्केट प्लेस पे आपकी सक्सेस जो है, या अगर आप इवन गूगल पे भी लें, अगर आपका अपना स्टोर भी है, तो वो आपकी जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कितना विजिबल हैं। कितना विजिबल से मुराद कि आप कहाँ रैंक कर रहे हैं। अगर कोई आपको सर्च करे, फॉर इंस्टेंस अगर गूगल पे ही आपको कोई सर्च करे और वो आपको फाइंड ना कर सके पहले पेज पे, तो आप को ये इस चीज का अंदाजा होगा कि तकरीबन 70% जो ट्रैफिक है वो पहले 3-4 रिजल्ट ले जाते हैं, और उसके बाद वाले जो रिजल्ट हैं वो बाकी की ट्रैफिक उनके पास जाती है, और जो दूसरे तीसरे पेजेस पर हैं वहां तक कोई भी नहीं जाता। और सर्च इंजन भी खुद को बेहतर करने के लिए खुद को बेहतर करने के लिए वो अपना जो एल्गोरिथम है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसको इनहेंस कर रहे हैं। कि उनकी कोशिश ये है कि जैसे ही आप कोई चीज सर्च करें तो जो चीज आपको चाहिए ना वो आपको पहले या दूसरे रिजल्ट में मिल जाए। तो उसमें जब आप मार्केट वायबिलिटी चेक करेंगे तो मार्केट वायबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आया उसमें आपके लिए रैंक करना आसान है या मुश्किल है। तो रैंक करने के लिए आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अमेजोन का एक इंडिकेटर है जिसे BSR कहा जाता है इन शॉर्ट। इसका मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक अमेजोन हर प्रोडक्ट को उसकी मेन कैटेगरी में एक असाइन करता है। आप अगर जाएं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे तो आप BSR उस प्रोडक्ट का देख सकते हैं। तो मार्केट वायबिलिटी चेक करने के लिए ये आइडियल है कि आप जो प्रोडक्ट या जिस मार्केट को पिक करें उसका BSR जो है वो लेस देन 10,000 हो। तो ये आपको जब हम टूल करेंगे तो टूल में हम ये देख लेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि BSR लेस देन 20 हो। देन उसके बाद आपके पास ये है कि जो रिव्यूज हों, जो आपके पास रिव्यूज हों वो भी आपके लेस देन 500 हों। मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू होंगे वो उसके लेस देन 500 हों। क्योंकि लेस देन 500 होंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो मार्केट है उसमें पोटेंशियल है और आप भी उसमें एंटर कर सकते हैं। PPC कॉस्ट थोड़ी बहुत लगा के आप उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। जो अमेजोन पे सक्सेस सेल टू रिव्यू रेशियो है वो तकरीबन 1% है। आपको 100 ऑर्डर्स के बाद एक रिव्यू आता है। इवन अगर आप भी यहाँ पे बाइंग करते हो या अगर आपने करीम पे या फूड पांडा पे कभी बाय किया हो तो आप बॉदर नहीं करते कि आप उसको रिव्यू दें। तो ये जो रेशियो है मार्केट प्लेस पे या अमेजोन पे स्पेसिफिकली सेल टू रिव्यू रेशियो वो 1% है। मतलब अगर आपको 500 रिव्यू चाहिए तो समझ लें कि तकरीबन 5000 शेयर्स के बाद आपको कितने रिव्यू मिलेंगे।
या 1% आप कर लें इसको, अगर टू बी एग्जैक्ट आप करें। तो रिव्यूज अगर लेस होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये मार्केट वायबल है, इसमें काम किया जा सकता है। तो मार्केट वायबिलिटी के लिए आप बीएसआर चेक कर लेंगे, बीएसआर चेक करने के बाद आप उसका रिव्यू चेक कर लेंगे। इसी तरह की जो आपका कंपटीशन होगा, जो जिस प्रोडक्ट को आप पिक करेंगे उसके अराउंड जो प्रोडक्ट होंगे, मुख्तलिफ जो भी रैंक कर रही होंगी, उनके जो बीएसआर हैं उनके रिव्यूज भी आपके पास इसी रेंज में होने चाहिए। उसके बाद आप वहां पे आपको, जब आप कोई भी टूल रन करेंगे, जंगल स्काउट रन करेंगे या हीलियम रन करेंगे, तो आपको वहां पे वो ये बताएगा कि सेलर टाइप क्या है इस प्रोडक्ट की, मतलब कौन बेच रहा है इसको। तो उसमें एएमसी जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए। आइडियली ये है कि वो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को पिक कर रहे हैं तो उसमें चले 3 से ज्यादा तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 से कम भी हो आप तो उसमें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं समहाउ। तो ये आपको टूल आपको बताएगा। आपको ये चीज आपके नोटिस में होगी कि अमेजोन खुद भी सेलर है, एक थर्ड पार्टी सेलर तो है अमेजोन पे, लेकिन अमेजोन खुद भी एक सेलर है। और उसके बाद सेलर टाइप के बाद आपको ये देखने की जरूरत है कि जो आप प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं उसमें कोई ब्रांड तो नहीं डोमिनेट कर रहा। आप इस चीज को समझते हैं कि फर्ज करें कि अगर मोबाइल है, तो अगर आप एक नया मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं, आप इसको लोकल मार्केट में ही देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या जैसे ही लोग मोबाइल का नाम लेंगे तो क्या एप्पल और सैमसंग और ये जो दूसरे ब्रांड आपके ओप्पो या वीवो हैं, क्या इनका नाम नहीं आएगा? तो क्या आप जहाँ पे ओप्पो सरवाइव कर रहा है, जहाँ पे आप समझ लें एप्पल सरवाइव कर रहा है, जहाँ पे एप्पल एप्पल थ्राइव कर रहा है, एप्पल काम कर रहा है, सैमसंग काम कर रहा है, तो क्या आपके लिए काम करना आसान होगा या मुश्किल होगा? सबसे पहले तो आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि यहाँ पे जो गोल है वो है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, और उस पे आसानी से जितना अच्छा मिल सके, आरओआई मिल सके, दैट इज आवर गोल। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रांड डोमिनेंस को भी देखें कि ये जिस मार्केट को आप सेट करने जा रहे हैं कहीं उसमें कोई ब्रांड तो डोमिनेट नहीं कर रहा। तो ब्रांड डोमिनेंस में भी वो आप जब टूल रन करेंगे तो वहां पे टूल्स में आपको शो होगा, और वहां पे पता चल जाएगा कि किसी प्रोडक्ट में कोई ब्रांड कितनी दफा आ रहा है। तो जितनी तो अगर कोई ब्रांड 3 दफा से ज्यादा आ रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को पिक नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपके पास एक और चीज है जो कि इस सारे प्रोडक्ट वायबिलिटी और मार्केट वायबिलिटी का पार्ट है, वो है आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी अगर जितनी लो होगी, आप समझ लें कि उतना ही आपको प्रॉफिट तो चले कम आएगा, लेकिन आपकी हर तरह की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, आपको जो अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए या कैपिटल चाहिए वो आपके पास कम होगा। सेलिंग प्राइस कम होगी तो आपकी इम्पल्सिव बाइंग होगी। इम्पल्सिव बाइंग से मुराद ये है कि जब आप बाय किसी भी जगह का, इवन अगर आप कंपेयर करने के लिए जाएं, या अगर आप चलते फिरते अगर आपको कोई चीज नजर आ जाए और आप रुक के उसकी प्राइस पूछें और बहुत ज्यादा प्राइस अगर ना हो, तो अगर आपको इवन थोड़ी अगर इतनी अर्जेंट जरूरत ना भी हो तो आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। यही बाइंग बिहेवियर हर जगह चलता है। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस सेलिंग प्राइस लो होगी तो दैट मीन्स कि उसमें चांसेस है इम्पल्सिव बाइंग हो सकती है। इम्पल्सिव बाइंग नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो उसके बाद ये है कि सेलिंग प्राइस कम होगी तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल फर्ज करें कि आप अगर $10 की प्रोडक्ट के 200 यूनिट होंगे तो आप $2000 इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर $20 की 200 यूनिट होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $4000 हो जाएगी। तो जितनी सेलिंग प्राइस कम होगी उतना आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट ऑफ फाइनलाइजिंग अ प्रोडक्ट। उसके बाद आपको मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे अमेजोन का अपना एक टूल है प्रॉफिटेबिलिटी का, सॉरी अपना एक टूल है जिसे कहते हैं FBA कैलकुलेटर, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हीलियम के अंदर एक टूल है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, जंगल स्काउट के अंदर भी टूल अवेलेबल है। तो वो आपको बता देते हैं कि आपके ये जो अमेजोन की फीस एंड चार्जेस हैं वो कितने होंगे, शिपिंग, और उसमें शिपिंग कॉस्ट आपको एस्टिमेटेड कितनी पड़ती है, मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी, ये आपको खुद देखना है कि ये जो आप प्रोडक्ट करने जा रहे हैं इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो जब आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज करें तो आप ये भी देख लें कि इसमें चार्जेस और कॉस्ट कितनी है, तो उसके हिसाब से फिर आप उस प्रोडक्ट को पिकअप करें। और अल्टीमेटली ये सारे का सारा काम जो है वो आपका, ये आप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट जब आप पिक करें
तो उसमें कोई प्रॉफिट भी होना चाहिए, और जो प्रॉफिट उसमें मार्जिन हो वो कम से कम 25% तो होना ही चाहिए, वैसे तो इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। आप आईडी मेंटेन में मैनेज करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, सोर्स करेंगे, भिजवाएंगे, शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, लिस्ट करेंगे, रैंक करेंगे, रिफंड देंगे, तो इतनी ज़्यादा टेंशन के बाद को 25% भी ना मिले तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। तो आप एक प्रोडक्ट ऐसी पिक करें जिसको आप 25%, कम से कम 25% मार्जिन पे सेल कर सकें। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप जो प्रोडक्ट पिक करने जा रहे हैं आपको उसकी सेलिंग प्राइस से उतनी लेस उसको बनवा सकें, या फिर आप जितनी आपकी बन रही है, जितने की आपकी प्रोडक्ट बन रही है उससे 25% इंक्रीज पे सेल कर सकें। तो ये दोनों तरह से आप इसको इंश्योर कर लेंगे। प्रॉफिट मार्जिन जो आपका निकलेगा वो आपका सेल माइनस एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस में आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस जिसमें आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, अपफ्रंट कैपिटल है, अमेजोन की फीसेज हैं, पेनल्टीज हैं, तो ये सारी की सारी सेल में से एक्सपेंसेस निकलेंगे, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, अब ये जो नंबर होंगे आपके, ये नंबर आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूंगा मैं, ये नंबर जो आपके होंगे वो 7/10 होंगे। फर्ज करें कि आपके पास, आप टॉप 10 को देखेंगे, जब आपके पास इस तरह से ब्लॉक आएगा जिसमें ब्रांड, प्राइस, सेल, बीएसआर, रिव्यू शो हो रहे होंगे, तो ये तमाम चीजें जो आपको बताई गई हैं, तो 10 में से 7 में कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। अगर 10 में से ये 7 चीजें होंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि ओके, इट्स अ गो। अगर 10 में से ये 7 में ये चीजें नहीं होंगी तो हम उस प्रोडक्ट को पिक नहीं करेंगे। तो अगर, तो इसको हम लोग अगर सम अप करें, इनवर्ट सम अप करें, तो अगर तो सेलर टाइप अमेजोन नहीं होगी और उसमें हर बंदा 8,000 तक कमा रहा होगा, और उसमें वेरिएशन भी 3 या उससे कम होंगी, और प्रोडक्ट ब्रेकेबल भी नहीं होगी, प्राइस भी जो है 12 से 25 की रेंज में होगी, और मंथली सर्चिस भी 3,000 से ज्यादा होंगी, और ये प्रोडक्ट बनवाना आसान होगी, इसको शिप करना आसान होगा, इसको रैंक करना आसान होगा, और उसमें कंपटीशन भी कम होगा लो बीएसआर और लो रिव्यू की शक्ल में, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, आपको इसमें काम कर लेना चाहिए।